नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कथा मित्र पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि ज़िंदगी का सच बनकर सामने आती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई एक अत्यंत रोचक, भावनात्मक और शिक्षाप्रद कहानी, बड़े भाई साहब। यह कहानी है अनुशासन और आज़ादी के बीच की जद्दोजहद की, अनुभव और उम्र के अहंकार की और बचपन की मासूम सोच की। तो चलिए दोस्तों, कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं और सुनते हैं बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को ना कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द वाक्य 10-20 बार लिख या फिर रट लेते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उसने पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज़ की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर बार बार आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन होना था। न जाने मुंह से ये बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि रोश से निकले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु गैरा, सभी अंग्रेज़ी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है जब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम इतने घोंघा हो कि मुझे देखकर ही सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों देखते हो ना। अगर नहीं देखते हो तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुम में कभी देखा है? जाते देखा है तुमने? वहाँ रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते रहते हैं। मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक दर्जे में 2-2 बार 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया है। लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाढ़ चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने ना पाता था, और उस निराशा से जरा देर के लिए सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं।
जो काम मेरे बुद्धि के बाहर है उससे हाथ निकाल कर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख मर्द करना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, फिर पहले से नक्शा बनाए बिना कोई स्कीम तैयार किए काम ऐसे शुरू करता। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुँह हाथ धोना, नाश्ता कर के बैठना, 6 से 8 तक अंग्रेज़ी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्प्लेक्शन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन में उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वह सुहद, हरियाली हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दांव, घात वाली बाल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ही ले जाती है। और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी भी याद ना रहती। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती थी। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटाक कर और खुड़कियाँ खाकर फिर खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फिर से फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम भी आया। मेरे और इनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथे ले लूं। उनकी यह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे से अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने पर कुछ अभिमान और आत्मविश्वास भी बढ़ा। भाई साहब का अवरोह मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खूब चलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढाल में साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं चलेगा है। भाई साहब ने इससे भाप लिया था। उनकी सहमति बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली हो और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ लिए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्रयोग समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चिल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो को कर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे। इतना ही नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अनुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे डर बढ़कर सच्चा भक्त कोई ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाह रोम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। अब तो तुम बड़े हो चुके हो।
यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्लड़ डंडे से भी अंधा चोट निशाना पड़ सकता है। उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर ना जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद करना आसान नहीं। 8 हेनरी को गुजरे हैं, और कौन सा काठ किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह बात याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट सिर्फ भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में। दरजमाने को जेम्स में हुए दर्जनों विलियन कोडिया चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है, आधी रोग को हो जाता है। इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम बेयम चहारम पंचम नंगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाए। अम्ब की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अबज और अजब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बातें की छात्रों के खून काटते रहते हैं। दाल भात रोटी खाई या दाल भात रोटी खाया, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षाओं को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट लें, और इसी रटंत के नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर सब इन सभी के सिर पैरों की बात पढ़ने क्या फ़ायदा? इन रेखा का वह लंबा गिरा दो तो अत्थर लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए, या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उनके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात इस एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की ज़रूरत ही क्या है? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि समय का दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस लिया है। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो झटपट कह दे और अपनी राय ले, मगर नहीं। आपको 4 पन्ने रंगने टंगने चाहे जैसे लिखे हों, पन्ने भी पूरे फुसकेप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अन्यथा तो यह कि कहा जा सकता है कि संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो तो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक संक्षेप में 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़ी और धीरे धीरे भी। उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन अध्यापकों को अपनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं चढ़ते तुम्हारे। इसलिए मेरा कहना मानो, लाख फेल हो गए हो लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझ में तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेशमाला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा था तो फेल होने पर शायद प्राण ही ले ली जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया था। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुबी है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों ही की त्यों ही बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम। बस इतना ही कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत की ना थी। न जाने कैसे दर्जे में फिर से मैं अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उभर 6 से 6:30 तक
9 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा क्रांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और भी रोने लगे। फिर मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटीन भाव उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के लिए विचार से ही डांटते हैं। उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनानंद पास होता जाता हूँ इतने अच्छे नंबरों से। अब की भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, बहुत कम है। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी है। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद किया। मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकोए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों से कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकोया लूटने बदतहाशा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लगने और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। जब सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ड्रम, न गाड़ियां, सहसा भाई साहब ने मेरी मुठभेड़ हो गई और शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया। उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ठेले के कनकोए के लिए दौड़ते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे की डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात करके हमारे लीडर और समाज पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़ेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की आत्महत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे भाई साहब मैं महज 1 दर्जा नीचे हूँ और उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमाहत में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन मुझ में और 5 साल का अंतर है। तुम क्या खुदा ही नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, DPhil और D.Litt ही क्यों ना कर जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। सारी हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा भी। अमेरिका में जिस तरह से राज्य व्यवस्था और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं
तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा होते तो किसी को तार ना देते, ना घबराते, ना बदहवास हो जाते। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है। हम और तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता तक बंद हो जाता है। धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा इज्जत और बेकनवार के साथ निभाया है। एक कुटुंब का पालन किया है जिससे सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देख लो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं। लेकिन उनके घर इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथों में ले लिया है, ऐसे घर में लक्ष्मी आ गई है, तो भाईजान यह ज़रूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराब नहीं चल पाओगे। तुम योना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर कहता है इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरी बातों का जहर लग रहा है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे तन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपने अपने कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बाल कनकाएं उड़ान को मान ही नहीं करता था। मेरा जी भी ललचाता था, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकोया हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोला पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे ही थे, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा होटल की तरफ दौड़े और मैं भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। दोस्तों, इस तरह मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी बड़े भाई साहब हमें यह सिखाकर जाती है कि केवल उम्र या किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि समझ, प्रेम और अनुभव ही जीवन की सबसे बड़ी सीख होती है। बड़े भाई का अनुशासन और छोटे भाई की चंचलता दोनों मिलकर जीवन का संतुलन बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक किस्सों के लिए कथा मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।